यूट्यूब चैनल। हमने बिजनेस में एक चैप्टर स्टार्ट किया है, उसकी ऑलरेडी हम 2 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज 3rd वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट करना है कैपिटल मार्केट। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल मार्केट कौन सी मार्केट होती है, जो लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर्स। यानी कि जिनके पास पैसा है, हाउस होल्ड, वो जब अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्टर्स यानी बिजनेस फर्म के पास लगाना चाहे, तो जो बीच में इंटरमीडियरी होती है, मीडिएटर होता है जो पैसा इन्वेस्ट कराता है, दैट इज द फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ी थी 2 तरह की होती है, एक तो होती है मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप फंड्स रेज कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, और कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप फंड्स रेज कर सकते हैं फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम और लॉन्ग टर्म। जब आप वहां से पैसा रेज करते हैं तो उसमें कोई भी सेक्टर के लोग हो सकते हैं, चाहे उसमें कंपनी हो, चाहे उसमें बैंक्स हो, बट जब वो मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं तो उस मार्केट को बोलते हैं हम कौन सी मार्केट, बोलो, कैपिटल मार्केट। तो एक बार हमने इसका इंट्रोडक्शन कल पढ़ लिया था, फिर भी एक बार देखते हैं क्या लिखा है। इट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। कौन से फंड्स देती है, मीडियम और लॉन्ग टर्म? इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स। जो आपको फंड्स देती है लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए। इट डज नॉट इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड वाले फंड्स इंक्लूड नहीं करते। Market consists of developmental banks, commercial banks and stock exchange. इसमें सब लोग आते हैं जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डील करते हैं। The capital market should also be efficient in respect of for the information that it delivers. कह रहे हैं जो आपकी कैपिटल मार्केट है उसको एफिशिएंट होना पड़ेगा, यानी कि बहुत अच्छे से डील करना पड़ेगा किस चीज को लेके, जो वो इंफॉर्मेशन दे रही है। क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन झूठी हुई तो लोग आपके पास पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इट शुड बी एफिशिएंट इन डीलिंग विद द इंफॉर्मेशन एंड मिनिमाइज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि उनको जो शेयर्स दिलवाएं वो सस्ते से सस्ते रेट पे दिलवाएं। फुल स्टॉप। आइडियल कैपिटल मार्केट इज वन वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। कह रहे हैं एक अच्छी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे फंड्स आपको रीजनेबल कॉस्ट पे मिल जाएगा। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के फीचर्स क्या हैं आपके, सॉरी, कैपिटल मार्केट के फीचर्स। कैपिटल मार्केट हम पढ़ रहे हैं, तो कैपिटल मार्केट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर लिखा है लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब जिन लोगों के पास पैसा है और जो लोग पैसे को रेज करना चाहते हैं उनके बीच में लिंक प्रोवाइड करती है कैपिटल मार्केट। तो देखो क्या लिखा है, capital market is a crucial link between saving and investment process. The capital money transfer money from savers to borrowers. ये पैसा ट्रांसफर करती है सेवर्स से लेके और बोरोवर्स के पास तक। अब बेटा बच्चे कई बार सोचते हैं सर यही तो सेम फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन हमने पढ़े थे। एक बार बताओ, फाइनेंशियल मार्केट का ही तो पार्ट है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो फंक्शन तो सेम होने वाले हैं ना। दूसरा, डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये अलग है इसमें कि सिर्फ और सिर्फ किस में डील करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये शॉर्ट टर्म में डील नहीं करता। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। इट डज नॉट डील विद चैनलाइजिंग द सेविंग फॉर लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर के लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट कराएगा क्योंकि वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। पॉइंट नंबर 3, इंटरमीडियरीज। मैंने आपको बताया था कि कोई भी मार्केट अगर आपको शेयर्स या कोई बॉन्ड्स बेचना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट डीलिंग इंडिया में अलाउड नहीं है, वो बीच में एक इंटरमीडियरी का होना जरूरी है। तो देखो ये लिखते हैं कैपिटल मार्केट मेक यूज ऑफ डिफरेंट इंटरमीडियरी हु एक्ट एज अ वर्किंग ऑर्गन ऑफ द कैपिटल मार्केट। कह रहे कैपिटल मार्केट के वर्किंग ऑर्गन, यानी कि हमारी बॉडी के वर्किंग ऑर्गन जैसे कि लंग्स वगैरह हैं जिसके बिना बॉडी नहीं चल सकती, ऐसे ही इंटरमीडियरी एक ऐसे ऑर्गन है जिसके बिना कैपिटल मार्केट नहीं चल सकती। तो ये लिखा है दीज एक्ट एज अ वर्किंग ऑर्गन ऑफ द कैपिटल मार्केट एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। और ये कैपिटल मार्केट के एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन।
यानी कि मार्केट में कितना पैसा रहेगा या कितना पैसा है, ये कौन डिटरमाइन करता है? कैपिटल मार्केट। देखो क्या लिखते हैं, द एक्टिविटीज ऑफ कैपिटल मार्केट डिटरमाइंस द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा घूम रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ये कौन डिटरमाइन करता है मार्केट में? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू दोज who have surplus funds so that they invest more and more in the capital market। कह रहे ये ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को जिनके पास पैसा है कि आप यहां पे पैसा इन्वेस्ट करें और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं आप। क्लियर हो गई बात? लास्ट पॉइंट, कैपिटल मार्केट पे लगते हैं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो क्या लिखते हैं, द कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स फ्रीली बट अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। दीज मार्केट functions with the framework of the government rules and regulations। इनको काम तो करना है पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए। कोई प्रॉब्लम बेटा? नेक्स्ट कहते हैं जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो दो तरह की है। अब ध्यान से समझना बेटा, कंफ्यूजन मत रखना। फाइनेंशियल मार्केट टू टाइप्स की, कौन कौन सी? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब वो कह रहे हैं कैपिटल मार्केट दो तरह की है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ध्यान से समझना। अब ये जो मैंने आपको कैपिटल मार्केट बताई, कैपिटल मार्केट आपको वो बताई जहां पे आपको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स मिलते हैं। अब यहाँ पे जब लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स की बात आती है तो हम जनरली बात करते हैं शेयर्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स की। तो देखो बेटा, कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो दो तरह के शेयर इशू कर सकती है। पहली बात तो नहीं, कंपनी इशू जो शेयर करती है, देखो कंपनी तो एक ही बार इशू करती है शेयर को। आप जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, क्या आप कंपनी से डायरेक्टली खरीदते हैं? नहीं। कंपनी जब पहली बार डायरेक्टली शेयर बेचती है तो वो प्राइमरी मार्केट में बेचती है। किसको बेचती है? प्राइमरी मार्केट। जो इंटरमीडिएरीज होती है जनरली प्राइमरी मार्केट में हम लोग डील नहीं कर सकते। पर जब वो शेयर एक बंदे ने खरीद लिए या एक इंटरमीडिएरी ने खरीद लिए, अब वो बेचना चाहता है पब्लिक को, या एक पब्लिक में मेरे पास शेयर है, मैं किसी और को बेचना चाहता हूं, कोई और खरीदना चाहता है, तो हम जो डीलिंग करेंगे ना, दैट विल बी इन सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट बेसिकली नए शेयर्स के लिए पहली बार करी जाती है। जब कंपनी पहली बार कोई नया शेयर इशू कर रही है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि नई कंपनी पुरानी हो सकती है पर वो नए शेयर्स इशू करना चाहती है, तो प्राइमरी मार्केट में होगा। और जब पुराने शेयर्स कस्टमर टू कस्टमर चलेंगे, वो हमारा सारा होगा सेकेंडरी मार्केट। समझ आया दोनों मार्केट के बीच में फर्क क्या है? पढ़ते हैं एक बार प्राइमरी मार्केट। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटी इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कौन सी मार्केट है? जहां पे नए शेयर्स बिकते हैं जो पहली बार आ रहे हैं मार्केट में। द इन्वेस्टर इन दिस मार्केट आर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड्स। आप देखो कोई भी इंडिविजुअल की बात नहीं हुई है, यानी कि ये डीलिंग कंपनी किसके साथ करना चाहती है? इन्वेस्टर्स के साथ, जहां पे पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। तो पब्लिक डीलिंग प्राइमरी मार्केट में होती नहीं है, वो कहां होती है? सारी की सारी सेकेंडरी मार्केट। A company can raise the capital through primary market in the form of, कैसे ले सकते हैं? Equity share, preference shares, and maybe for setting up new project, expansion, diversification, mergers, etc. कह रहे जो पैसा आपने इक्विटी या प्रेफरेंस से लिया वो आप कहां यूज कर सकते हैं? It may be for setting up of new project, expansion, diversification और मर्जर्स। डाइवर्सिफिकेशन समझ आ गया? जब कोई कंपनी एक प्रोडक्ट में डील कर रही है और वो दूसरे प्रोडक्ट्स को भी बनाना चाहती है, लाइक सीमेंट इंडस्ट्री है, अब वो स्टील इंडस्ट्री में भी काम करना चाहती है, तो वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। और मर्जर क्या होता है? जब दो कंपनियां मिलके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, मारुति और सुजुकी, मारुति सुजुकी बना ली, दैट इज मर्जर। हीरो, होंडा, यस। तो प्राइमरी मार्केट समझ आ गई आपको? अब वो कह रहे हैं प्राइमरी मार्केट में अगर कंपनी प्राइमरी मार्केट से पैसा लेना चाहती है
तो किस किस तरीके से प्राइमरी मार्केट से पैसा ले सकते हैं? सबसे पहला ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। बेटा हमने अकाउंट्स में पढ़ा है कि कोई भी कंपनी अपना शेयर इश्यू करना चाहती है तो सबसे पहले वो क्या इश्यू करती है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन है कि कंपनी कब बनी थी, किसने बनाई थी, कौन डायरेक्टर्स हैं, कितना प्रॉफिट है, सब कुछ। और लास्ट में कहते हैं अगर आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज अप्लाई फॉर द शेयर। तो यही है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। शेयर बेच रहे हैं पर कैसे ऑफर दे रहे हैं? थ्रू प्रोस्पेक्टस। आपको प्रोस्पेक्टस दे दिया और उससे कह रहे हैं आ जाओ इन्वेस्ट कर दो। पढ़ते हैं। अंडर दिस मेथड कंपनी इश्यू प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अटेंड जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं। इन प्रोस्पेक्टस कंपनी प्रोवाइड डिटेल अबाउट द पर्पस फॉर विच फंड्स आर बीइंग रेज्ड। कह रहे हैं इसमें वो ये भी बताते हैं कि हम आपसे जो पैसा ले रहे हैं वो कहां यूज करने वाले हैं। फाइनेंशियल क्या क्या बताते हैं? सॉरी दोबारा से। अबाउट द पर्पस फॉर विच फंड्स टू बी रेज्ड, कॉमा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी ने कितना पैसा कमाया है, बैकग्राउंड एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, सब कुछ बताते हैं वो प्रोस्पेक्टस में। आपको समझ आ गई बात कि हम पैसा कहां यूज करने वाले हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रह चुकी है आज तक, हमारी बैकग्राउंड, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है, सब बताएंगे वो आपको। द इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस helps the public to know about the risk and earning potential of the company। उससे पता लगता है कि कंपनी कितनी अच्छी है और कितना कमा सकती है और क्या क्या रिस्क है। and they decide whether to invest or not to invest। और प्रोस्पेक्टस पढ़ के पता लगता है कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। The context of the prospectus has been in accordance with the provision of Companies Act 2013 and the SEBI guidelines। कह रहे जो प्रोस्पेक्टस होगा वो सेबी की गाइडलाइंस और कंपनीज एक्ट को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। प्रोस्पेक्टस में कोई भी बात झूठी नहीं हो सकती क्योंकि उस पे सेबी कंट्रोल करता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं सेबी क्या होता है। नेक्स्ट इज दूसरा तरीका आप कैसे शेयर्स प्राइमरी मार्केट में ला सकते हैं। पहला हो गया ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, दूसरा ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या करेगी कंपनी? अपने शेयर्स डायरेक्टली पब्लिक को नहीं देगी। किसको देगी? इंटरमीडियरीज को देगी, ब्रोकर्स को देगी। वो ब्रोकर आगे इसको बेचते हैं। देखो क्या लिखा है, अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटीज आर नॉट ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक डायरेक्टली। अच्छा इसमें भी यही है, एक मिनट, आर ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली नहीं दे रहे बाय द कंपनी बट एन इंटरमीडियरी हु बायज द सिक्योरिटीज फ्रॉम द कंपनी। यानी कि डायरेक्टली नहीं दे रहे, हम किसको दे रहे हैं? इंटरमीडियरीज को। जो इंटरमीडियरीज किसको दे सकता है? टू द जनरल पब्लिक। जनरली इंटरमीडियरीज आर द ब्रोकर्स। यानी जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो कौन होते हैं? दे आर द ब्रोकर्स। Under this method, company is saved from formalities and complexity of issuing security। यानी शेयर बेचने में जो कॉम्प्लेक्सिटी यानी प्रोसीजर वगैरह थे ना, उससे कंपनी बच जाती है। वो सारी फॉर्मेलिटी कौन पूरी करता है? वो इंटरमीडियरी, वो ब्रोकर खुद पूरी करेगा। समझ आ गई बात? ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है बेटा? ध्यान से समझेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट में भी कंपनी जो अपने शेयर है वो पब्लिक को नहीं बेचती, वो किसी इंटरमीडियरी या सिलेक्टेड क्लाइंट्स को बेचती है। वो क्लाइंट आगे बेच सकते हैं। तो बच्चा कहता है सर फर्क क्या है फिर इन दोनों में, ऑफर फॉर सेल में और प्राइवेट प्लेसमेंट में? ध्यान से समझना। ऑफर फॉर सेल में वो इंटरमीडियरी अपॉइंट करता है, इंटरमीडियरी आगे बिकवाता है और बीच में कमीशन ले लेता है ब्रोकर की तरह। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या कर रहे हैं? कंपनी अपने शेयर उस क्लाइंट को बेच देंगे और वो क्लाइंट आगे जिस मर्जी रेट पे आगे पब्लिक को बेचे। मतलब कंपनी सेव हो गई, उसने पैसे एक साथ ले लेने हैं। थोड़े कम रेट पे ले लेगी लेकिन सारे पैसे एक साथ ले लेगी। अब उसमें क्या होता है, जब वो ब्रोकर बिकवाता है, जैसे जैसे बिकेंगे वैसे वैसे पैसे आएंगे। ऑफर फॉर सेल में, प्लेसमेंट में क्या होगा? प्राइवेट प्लेसमेंट में सारे पैसे एक साथ आ जाएंगे, बाकी वो आगे बेचता रहेगा। देखो क्या लिखा है, अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू एन इंटरमीडियरी एट अ फिक्स्ड प्राइस पे बेच दी। एंड इन द सेकंड स्टेप इंटरमीडियरी सेल्स द सिक्योरिटीज टू द नॉट टू द जनरल पब्लिक बट टू सेलेक्टेड क्लाइंट एट अ हायर प्राइस। वो अपने सेलेक्टेड क्लाइंट्स को बेच रहा है हायर प्राइस पे, वो उसकी मर्जी, जिसको मर्जी बेचे। भैया
हाँ जी, ये क्लाइंट्स होते हैं पब्लिक में से होते हैं। हाँ ये इसकी मर्जी है, किसी को भी बेच सकता है। ये ज्यादातर ना बड़े क्लाइंट्स को बेचता है जो अच्छा मार्जिन दे देते हैं। द प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड इज अ कॉस्ट सेविंग मेथड फॉर अ कंपनी, is saved from expenses of underwriting fees, manager fees, agent commission। उसे कुछ भी नहीं देना होता तो कंपनी के खर्चे बच जाते हैं। समझ गए बात आप? नेक्स्ट इज द राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। जब कंपनी अपने नए शेयर इशू करना चाहती है मार्केट में, ध्यान से समझना, तो सबसे पहले वहां लिखा हुआ है कि आप किसको शेयर्स देंगे, अपने पुराने शेयर होल्डर्स को। किसको? क्यों? ध्यान से समझना, मेरी कंपनी है, आप सब शेयर होल्डर हैं। आप शेयर होल्डर होने का मतलब आप मालिक है कंपनी के। मैं नए शेयर बेचना चाहता हूं, मैं पब्लिक को अगर दूंगा तो और ओनर्स बढ़ जाएंगे, तो जो पुराने ओनर हैं वो नाराज हो सकते हैं। तो लॉ में लिखा है कि पहला मौका किसको दो, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, कि भाई अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं लेंगे तब मैं शेयर किसी और को बेचूंगा। तो जो पहला ऑफर आपको दिया जा रहा है दैट इज राइट इशू, कि आपका वो हक है कि पहला इशू का ऑफर आपको दिया गया। क्लियर हो गई बात? पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। दिस इज द इशू ऑफ न्यू शेयर टू existing shareholder. It is called right issue because it is the precondition that shareholder of the company must offer them the new issue before subscribing to outsider. बाहर वालों को देने से पहले आपको existing shareholder को यह मौका देना पड़ेगा। Right issue is mandatory for companies under the Companies Act 1956 और 2013। कोई भी एक्ट हो कहता है कि पहले आपको राइट इशू देना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट इज EIPO। डैश लगा लेना उसमें, EIPO, ई के बाद E-IPO। EIPO का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक IPO। IPO का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझते हैं। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको हम ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं। बेटा सबसे पहले आपने पढ़ा था ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, पर जब वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप पब्लिक को कह रहे हैं कि शेयर ले लो और पब्लिक को बता रहे हैं कंपनी के बारे में, पर जब वो प्रोस्पेक्टस फिजिकली ना देखे, इलेक्ट्रॉनिकली आपको मेल किया जा रहा है, आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी भेजी जा रही है, उसके थ्रू कह रहे हैं कि शेयर्स ले लो, तो वो क्या बन जाता है? EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। के पब्लिक को आप ऑफर कर रहे हैं शेयर्स ले लो, पर आप फिजिकली प्रोस्पेक्टस नहीं दे रहे। कैसे दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई कर रहे हैं। समझ के बात को? पढ़ते हैं। इट इज द न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू शेयर बेच रहे हैं। इन दिस कंपनी has to appoint, E कट करें वहां से, has to appoint a registered broker for the purpose of accepting application and placing the order। आपको एक ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ेगा जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा और जिसको ऑर्डर आए उनको ऑर्डर डिलीवर करेगा। द मैनेजर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज थ्रू वेरियस इंटरमीडियरीज कनेक्टेड विद द इशूअर्स। कह रहे जो मैनेजर है वो सारे इंटरमीडियरीज के साथ कनेक्टेड रहेगा जो आगे शेयर इशू करेंगे पब्लिक को। ठीक है, तो हमारी प्राइमरी मार्केट जो है वो एंड अप हो गई। सेकेंडरी मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।